हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर गुरुजी पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो 1.4 में बेसिक्स कॉन्सेप्ट के आधार पर इसमें हमारे सबसे पहले आता है वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो वेन डायग्राम या वेन आरेख के बारे में बात करते हैं। ये होता क्या है, कहाँ काम आता है और किस प्रकार इसका यूज किया जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वेन डायग्राम या इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। अब ये वेन आरेख होता क्या है या इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो वेन आरेख हमेशा यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करने का एक आयताकार प्रारूप होता है, जिसके अंतर्गत उसके सब सेटों को आयताकार रूप से निहित करके प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात वेन आरेख का उपयोग हम एक यूनिवर्सल सेट या सेट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम उसके सब सेटों को भी प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बारे में उसके डायग्राम के द्वारा समझते हैं, लेकिन परिभाषा मैंने एक बार बता दी है, परिभाषा आप लिख लेते हैं। वेन आरेख यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करने का एक आयताकार प्रारूप है। इसका आकार आयताकार रूप में होता है। आयताकार प्रारूप है जिसमें इसके सबसेट, यूनिवर्सल सेट के भी सबसेट होते हैं, जिसमें इसके सबसेट्स को वर्ताकार या परवलयाकार, परवलय जानते हो, इलिप्सॉइड, जैसे हमारी पृथ्वी का आकार है, परवलयाकार रूप में है, एकदम गोल में होकर थोड़ी चपटी होती है, गोलाई में थोड़ी चपटी होती है, रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। अब देखते हैं ये होता क्या है, इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि अपने पास कोई है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इस प्रकार से है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस प्रकार से कोई यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है। अब इसके कोई सबसेट है हमारे पास दो, इस प्रकार से है, जैसे 2 3 4 6 8 10। ठीक है, हमारा सेट ए हो गया। अब एक सेट बी इस प्रकार से लेंगे जो कि ए का भी सबसेट हो। क्यों लेंगे ये अभी मैं इस डायग्राम में बना के बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 4 6 ले लेते हैं, ठीक है, दो ही एलिमेंट लेते हैं। अब इसके हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करता है जो एक आयताकार प्रारूप होता है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार रूप बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, हमेशा सेट को प्रदर्शित करने का अल्फाबेट को हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये एक आयताकार प्रारूप है, थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें इसके सबसेट को वर्ताकार या परवलयाकार रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इसके सबसेट है दो, तो हम उनको भी अभी अंदर डिनोट कर लेते हैं। इसके एलिमेंट्स को हम इसके अंदर बाद में लिखेंगे, और एक इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को हम दर्शाते हैं। पहले सेट ए में लिखते हैं, सॉरी बी के लिखते हैं, बी के सेट, ये हमने इसको बी माना है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो बी में है हमारे 4 6, ठीक है, अलग अलग है। ए के लिखते हैं 2 3 4 आ गया, 6 आ गया, 8 10। ठीक है, अब ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखते हैं इसमें 1 2 3 4 6 आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, फिर इधर 7 आ गया, 9 आ गया, और ये 10 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सेट हमारा बन गया। अब देखते हैं इसको यूनिवर्सल सेट,
ये है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इस सारे आयताकार रूप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 ये सब कुछ इसी में ब्लॉक है, बंद है, तो सारे एलिमेंट यू के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेट ए की, जो कि यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है। तो 2 3 4 6 8 10, तो 2 3 4 6 8 10 ये सब ए में बंद है। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी है। उसी प्रकार बी है, बी 4 और 6, ये इसको हमने बी बनाया है, ये तो 4 और 6 इसके अंदर बंद है, जो कि ए का भी सबसेट है। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल सेट या वेन आरेख इसलिए बनाते हैं इस प्रकार की आयताकार रूप में बनाए, जिसमें इसके सबसेट भी निहित होते हैं। तो इसमें इसका सबसेट एक ए है, तो ए इस प्रकार से निहित हो गया, इसमें ए के एलिमेंट आ गए। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ए को अल्फाबेटिक रूप या सेट का नाम है जो बाहर की तरफ लिखते हैं। फिर इसी प्रकार बी बन गया, तो बी इस प्रकार बन गया कि 4 6 इसके दोनों एलिमेंट इसमें, ये इसका सबसेट है। बी ए का सबसेट है, तो ये ए के अंदर आ गया। जबकि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आ रहा है। और ए और बी दोनों है, तो बी भी एक यू के अंदर आ रहा है और ए भी यू के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद में और देखते हैं, जैसे ये हमेशा आवश्यकता नहीं कि बी ए के अंदर ही बने, कोई एक एग्जांपल और लेके देते हैं जहां की ये बी ए का सबसेट न हो, ए का सबसेट न हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया बी लेते हैं, बी इक्वल टू, तो हम लेते हैं इसके अंतर्गत 1 और 5 लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 लेंगे, इसको एक बार हटा देते हैं। तो 1 और 5 लेने के लिए क्या करेंगे, ये वाला बी तो यहां से हट जाएगा। ठीक है, ये भी हट गया, तो ये इस प्रकार से बन गया 1 और 5, ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सल सेट का ए तो सबसेट है, लेकिन ए का सबसेट बी नहीं है, बी सिर्फ यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा और दोनों डायग्राम अलग अलग हो जाएंगे। जहां मैंने बताया वर्ताकार या परवलयाकार, कोई जरूरी नहीं कि ये वर्त ही बने, परवलयाकार रूप में भी इसको प्रदर्शित किए, इसमें इसके एलिमेंट्स आने आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम के हम और आगे भी वेन डायग्राम के बारे में समझेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट के ऊपर की संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन सेट अर्थात समुच्चय पर संक्रिया। ठीक है, समुच्चय पर संक्रिया, संक्रिया कितने प्रकार की होती है हम सामान्यतः देखें तो संक्रिया हम के अंतर्गत हम लेते हैं प्लस माइनस गुणा और भाग, ये प्रकार की हमारे सामान्य गणित में संक्रिया होती है 4 प्रकार की। तो हम अगर इन संक्रियाओं का उपयोग करते हैं तो हमें इससे एक नई वैल्यू मिलती है। अगर दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें एक नई वैल्यू मिलेगी, जैसे 2 + 2 4 होता है। तो इसी प्रकार ये नियम भी सेट में लगता है कि दो सेटों को पर संक्रिया करवाने पर हमें एक नया सेट प्राप्त होता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार नया सेट ही प्राप्त हो, कभी कभार वो सेट भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन संक्रिया तो होती है ना। तो इसी प्रकार अगर 2 को घटाएंगे, 2 को गुणा करेंगे, तो इसी प्रकार नई वैल्यू प्राप्त होती है। इसी प्रकार यही संक्रिया सेट में लगती है, लेकिन संक्रिया सेट में अलग होती है। लेकिन कंडीशन वही है कि किसी भी दो सेटों की संक्रिया करवाते तो एक नया सेट भी प्राप्त होता है, जिस प्रकार की दो संख्याओं के बीच में संक्रिया करवाने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो अब ऑपरेशन ऑफ सेट की बात करते हैं, तो इसमें संक्रियाओं में कौन कौन सी आती है। तो फर्स्ट हमारा यूनियन, यूनियन या इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था, हम इंग्लिश के शब्दों का ज्यादा उपयोग करेंगे जो याद रखने में भी और समझने भी आसानी होती है। यूनियन, यूनियन यानी संगठन, संगठन मतलब यूनियन संगठन को बोलते हैं। वैसे हिंदी में सामान्यतः इसका अर्थ देखें तो संगठन का मतलब होता है जुड़ना। तो यूनियन के अंदर हम जोड़ करेंगे, उनका योग करेंगे अर्थात दो सेटों के बीच में। उसके बाद में आता है सेकंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, हिंदी में इसका नाम है सर्वनिष्ठ। ठीक है, सर्वनिष्ठ इसमें इसका दो योग सर्वनिष्ठ, जो दोनों में सर्व है अधिकतम है उसका इस्तेमाल करेंगे, या उसको दिखाएंगे कि सेट के अंदर दो सेटों का सर्वनिष्ठ निकालने पर, इंटरसेक्शन निकालने पर जो अधिकतम वैल्यू है या जो कॉमन वैल्यू है वो इसके अंतर्गत आती है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले इसके नाम देख लेते हैं। थर्ड आता है अपने पास डिफरेंस। डिफरेंस या अंतर, तो दो सेटों के बीच में अंतर निकालने पर क्या प्राप्त होता है वो देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम यूनियन की, कि यूनियन क्या होता है। कि जब हमारे पास अगर हमारे पास दो सेट है, यूनियन
निकालने के लिए हमारे पास दो सेट होंगे, जैसे सेट ए और सेट बी। इस प्रकार है कि सेट ए और बी इस प्रकार है, हमारे पास दो सेट है कि हमें इनका यूनियन निकालना है, अर्थात इनका यूनियन ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी इस प्रकार होगा कि जिसमें ए के सारे अवयव तथा बी के भी सारे अवयव, लेकिन जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है या अर्थात कॉमन है, वो एलिमेंट सिर्फ एक बार आएंगे। उभयनिष्ठ अवयव एक बार, ठीक है। ए यूनियन बी किस प्रकार निकालेंगे कि हमारे पास अगर दो सेट दिए हो ए और सेट बी, दो इस प्रकार से कि उनका हमें यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने क्या करेंगे हम, जो नया सेट आएगा हमारे पास ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी में हमारे सेट में ए के सारे अवयव तथा बी के सारे अवयव, लेकिन जो ए और बी दोनों में जो कॉमन अवयव है वो एक ही बार लिखेंगे। क्यों, हमने शुरुआत में सेट की प्रॉपर्टी लिखी थी, उसमें कहा था कि एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट दो बार आता है, रिपीट होता है था, उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है, जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में, उनको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इसकी परिभाषा बता दी, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हमारे पास सेट दिए हुए हैं दो, ए इस प्रकार से है, ए बी सी डी, ठीक है, और एक सेट दिया हुआ है बी, वो इस प्रकार से है, एक एलिमेंट वो ले लो इसमें ई, ठीक है, वो है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दो सेट। अब इनका ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी किस प्रकार निकालेंगे हम, ए यूनियन बी में ए के सारे अवयव, तो ए के सारे अवयव आ गए ए बी सी डी ई, ठीक है, ये तक है, तथा बी के सारे अवयव, लेकिन जो उभयनिष्ठ है अर्थात जो कॉमन अवयव है वो सिर्फ एक ही बार आएंगे। तो ए यहाँ पे पहले आ गया, ये कॉमन अवयव है तो ये सिर्फ एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ई भी यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी है और ये ई, ए इसमें दो बार है, इसमें भी है और ई भी दो बार है, तो इन दोनों को लिखेंगे नहीं क्योंकि ये एक बार आ चुके हैं। इसके अलावा जो बचे हैं उसको लिख देते हैं आई ओ और यू। ये इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसका हमारे जैसे इससे पहले वेन आरेख के बारे में बात की थी, तो हमारे इसी के साथ साथ हम इनका वेन आरेख भी बनेंगे कि इनका वेन आरेख किस प्रकार बनता है। तो वेन आरेख के बारे में बात करते हैं, तो वेन आरेख देखते हैं, चलो इनको आगे पढ़ेंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसका और एग्जाम्पल, और फिर इसका वेन आरेख भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी हमारे पास है 4 5 6 7, ये दो सेट बन गए, ठीक है। अब इनका ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए के सारे अवयव 1 2 3 4 और 5, ए के सारे अवयव तथा बी के भी सारे अवयव, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएगा। तो इनमें कॉमन कौन है, 4 और 5 दोनों कॉमन है, तो वो दोनों एक ही बार आएंगे, तो एक बार आ चुके हैं, तो इसके आगे वाले अवयव 6 और 7, ये इस प्रकार से बन गया। अब बात आती है इसके वेन आरेख की, तो वेन आरेख की बनाते तो इसका यूनिवर्सल सेट हमें हर बार बनाना होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हो या ना हो, लेकिन इसको प्रदर्शित करने के लिए ये यूनिवर्सल सेट बनाया। अब आते हैं सेट ए और बी, इस प्रकार से बनाते हैं। तो दो सेट है, ए ये हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब इसमें इनमें एलिमेंट को सेट करते हैं, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ये है, और बी में कौन से हैं 4 5 6 7। अब आप इनमें देख रहे होगे कि 4 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है, 4 और 5 दोनों में कॉमन है, तो वो इन दोनों में देखो एक ही बार आ रहे हैं। तो ये देखो, ये वाला पार्ट ए में भी आ रहा है, इधर वाला पार्ट ये ए के अंतर्गत भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है। तो जो उभयनिष्ठ वाला पार्ट है वो दोनों में एक ही बार आ रहा है, कॉमन रूप से आ रहा है, तो हम ए यूनियन बी को इस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें ये कॉमन अवयव तो ये हो गया, और ये टोटल वैल्यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इस टोटल को दोनों को ए यूनियन बी के रूप में डिनोट करते हैं।
ठीक है, जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है वो इन दोनों को देखो, ये बी में भी आ रहा है और ये पार्ट ए का है तो ए में भी आ रहा है, तो ए और बी दोनों में आ रहा है, जो बेनिस्ट पार्ट है, तो इसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये होता है। अब इसके बाद यूनियन समझ में आ गया, आगे बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। यूनियन का हमने एग्जांपल देख लिया, इसमें कुछ चीजें और हैं वो बताते हैं। इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, या बाकी बुक में भी है। जैसे कि आपके एक स्कूल की फुटबॉल टीम है, स्कूल की फुटबॉल टीम में 3 खिलाड़ी हैं, जिनमें है राम, गीता और अकबर। ये तो है फुटबॉल टीम में, फुटबॉल टीम में, ठीक है। और एक टीम है आपकी क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम, तो उसमें कौन से खिलाड़ी आ गए, उसमें आ गया श्याम आ गया, ठीक है, गीता और रोहन, ठीक है। ये 3 खिलाड़ी आपके 2 फुटबॉल टीम में। तो अब इनका दोनों का एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया ये। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन किस प्रकार से निकालेंगे, ए यूनियन बी, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोले तो स्कूल के वे खिलाड़ी जो क्रिकेट या हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल टीम दोनों में है, ठीक है। तो कौन से आएंगे, उसमें पहले तो आ गया राम, इसके फर्स्ट अक्षर से मैं लिख देता हूं, राम, गीता आ गई, अकबर आ गया, ठीक है, फिर श्याम आ गया, ये गीता, ये सेम है, गीता दोबारा गई तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसको यहाँ पे लिख चुके हैं पहले बार, ठीक है। फिर आएगा रोहन, RH, इस प्रकार से। तो ये है, ये खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो या तो उसकी क्रिकेट टीम में या फुटबॉल टीम में या फिर दोनों में है, तो ठीक है। इसके लिए हम या का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, या। तो इसका यूनियन के लिए सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, यूनियन के लिए सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसको लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए लिखेंगे तो ए यूनियन बी के लिए ये इस प्रकार से है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, कि एक्स एक ऐसा सेट है या एक्स ऐसा यूनियन का ऐसा सेट आएगा जिसमें या तो एक्स के एलिमेंट होंगे पूरे, या एक्स उसमें बी के होंगे, या फिर एक्स ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसकी आती है कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ संक्रियाओं की, इसके आधार पर नियम है, वो बात उनकी बात करते हैं। ठीक है, यूनियन के बारे में, यूनियन क्या होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका 2 सेटों पे जब यूनियन कराते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। अब आते हैं इसके यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम बात करते हैं यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय की, जिसमें होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अर्थात क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि अर्थात अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हो, 2 सेट में एक सेट ए और एक सेट बी, अगर उन दोनों का यूनियन करवाते हैं तो जिनसे जो नया सेट का निर्माण होगा वो सेट, अगर हम बी सेट ए की आपस में यूनियन करवाते हैं तो दोनों का जो परिणाम आता है वो हमेशा इक्वल होगा। कैसे होगा, हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है, हमारे पास दिया हुआ है सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी और ई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है बी सेट, इस प्रकार से दिया हुआ है ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो हम इनका निकालते हैं, पहले तो निकालेंगे ए यूनियन बी और फिर निकालेंगे इनका बी यूनियन ए, ठीक है। तो दोनों का मान, अगर दोनों का मान सेम आ रहा है तो ये नियम हमारा सही हो रहा है। तो बात करते हैं, अब इसको निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे ए के सारे अवयव, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट बी के अवयव सारे, तो ए और ई तो इसमें कॉमन है तो ये तो लिखे जाएंगे नहीं, आगे वाले अवयव लिखते हैं आई ओ यू, ठीक है। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब निकालते हैं बी यूनियन ई, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में हम सबसे पहले लेते हैं बी के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट हो गए ए ई आई ओ और यू,
ठीक है। बी के बाद में अब लिखते हैं हम ए के एलिमेंट, तो ए के एलिमेंट ए तो को आ चुका है, तो लिखेंगे बी से लिखेंगे बी सी डी, और ई भी हम पहले ले चुके हैं, तो ई को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको रिपीट नहीं करते। ठीक है, अब इन दोनों को मैच करवाते हैं कि दोनों में एलिमेंट सेम है यानी ये दोनों सेट अलग अलग है। मैंने सेट की शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि इसके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता, क्रम किसी प्रकार से हो सकता है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, आगे पीछे बीच में कोई भी एलिमेंट कहीं भी आ सकता है, इसका कोई महत्व नहीं होता सेट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होगा ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई, ये भी आ रहे आई ओ यू सेम एलिमेंट है, दोनों सेट इक्वल है, अर्थात ये प्रॉपर्टी हमारी सही है। ठीक है, इसके बाद में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसी प्रकार जो प्रॉपर्टी दी हुई है सभी हम एग्जांपल लेके देख लेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। इसी प्रकार इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगी साहचर्यता। साहचर्यता या इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी साहचर्यता का नियम, इसी जैसे हमने पहले एग्जांपल करके देखा उसी प्रकार हम इसका भी एग्जांपल करके देख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अंतर नहीं आता, दोनों को मान इक्वल आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आइडेंटिटी। थर्ड आता है अपना आइडेंटिटी या तत्समक नियम, जिसमें होता है ए यूनियन फाई निकालते हैं तो इसका मान आता है हमेशा ए आएगा। कैसे? एग्जांपल अगर फाई होता है कोई एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट आएगा नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएंगे तो ये एक का है वैसा का वैसा आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी या तत्समक नियम। तत्समक या ठीक है, ये होता है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, वर्ग से पता चल रहा है, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, मतलब ए का ही ऐसे अगर हम यूनियन करवाते हैं तो क्या एलिमेंट आएगा, ये फोर्थ वाला है ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही आएगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट लेंगे जो सेम है उनको रिपीट नहीं करेंगे, तो दोनों में एलिमेंट तो सेम है, एक ही बार आएगा, एक सेट को ले लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ही सेट का आएगा। इसको बोलते हैं वर्गसम नियम। वर्गसम इसको बोलते हैं आइडोम्बिटेंट, IDEOMPTENT, आइडोम्बिटेंट नियम। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में फिफ्थ नंबर है यूनियन का नियम। यूनियन का नियम क्या होगा, अगर किसी यूनिवर्सल सेट का नियम या यूनियन का बोलते हैं, किसी यूनिवर्सल सेट को हम अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो कौन सा आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यू, ये तो क्या यूनिवर्सल सेट को ले रहे हैं हम, यू यूनियन ए, तो इसका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब बहुत बड़ा, अगर ए सेट उन दोनों का यूनियन का तो हमेशा यूनियन ही आएगा, तो इसको हो गया ये यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं आएगा सॉरी, यूनिवर्सल सेट आएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनियन का नियम। ठीक है, इस प्रकार हमारे यूनियन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप था हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या इसको हमने क्या बताया था, सर्वनिष्ठ। तो चलो उसकी बात करते हैं।